हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो लैंडमार्क कार्स आईपीओ को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कई सारे आईपीओ अभी अपकमिंग एंड ऑन गोइंग है, जैसे कि अबांस एंड सुला वाइनयार्ड्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। इनका रिव्यू मैंने डाल दिया है। द्रोणाचार्य कल के दिन ओपन होने वाली है। तो ये तीनों अपकमिंग एंड ऑन गोइंग आईपीओज़ के रिव्यू आपको मेरे चैनल के आईपीओ रिव्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यूनिपार्ट्स देखो, मैंने बोला था कि नहीं लगाने के लिए, आज आप देख सकते हो ना ही कुछ खास उसमें लिस्टिंग गेन हुआ एंड 2-3% पे ही वो ओवरऑल पूरे दिन उसने पार कर लिया है ना। इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि हर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपको दिख रहा है कि 5-6% के रिटर्न्स मिलने वाले हैं तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। उससे ज़्यादा बेटर तो यार हम लोग नॉर्मल शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेके कमा लेते हैं। आप यहाँ देख ही सकते हो, मैंने टेलीग्राम में आपको कई बार ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जिसमें हमने अच्छे रिटर्न्स विद इन फ्यू डेज़ कमाए हैं। आईपीओ का तो टोटल विंडो ही एटलीस्ट 1 वीक का होता है। हमने कई बार 1 वीक से पहले पहले भी कमाई कर ली है। तो टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा मेरे कॉमेंट बॉक्स में। आज भी मैंने एक शेयर किया है आप लोगों के साथ। मैं नाम यहाँ पर हाइड करके रख रही हूँ, क्योंकि टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये फ्री फॉर ऑल है, ऐसा भी नहीं कि पैसे लगते हैं। तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप देख लो एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो 5-6% के लिए आईपीओ में लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आईपीओ में हम तब लगाते हैं जब हमें दिख रहा है कि 12% के ऊपर रिटर्न हमें मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो टेलीग्राम एंड ट्विटर का लिंक यहाँ पर मैं अपने जो भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो मैं डाल देती हूँ। टेलीग्राम में भी, ट्विटर में भी, सारी चीज़, सारे प्लेटफॉर्म मेरा फ्री ही है, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो लैंडमार्क कार्स क्या करती है, बेसिकली जितने भी प्रीमियम एंड लग्जरी कार्स हैं उनकी इनके पास डीलरशिप है, जैसे कि मर्सिडीज़ बेंज, होंडा, जीप, वोल्क्सवैगन, रेनॉल्ट। और ये क्या करते हैं, इनके पास कमर्शियल व्हीकल की भी डीलरशिप है, जो कि अशोक लीलैंड के साथ इनका डीलरशिप है। एंड इनका बेसिकली काम है कि ये जो भी ब्रांड्स की इनके पास डीलरशिप है वो उसको बेचते हैं, एंड साथ ही आफ्टर सेल सर्विसेज एंड रिपेयर्स भी ये सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं। प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल की सेल को भी ये फैसिलिटेट करते हैं, उसमें भी ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका जो सेगमेंट है ना, बहुत ही नीश सेगमेंट है, क्योंकि इनका टारगेट कस्टमर ही है कि वो प्रीमियम एंड मतलब रिच कस्टमर्स, इनका ऑलरेडी जो एक बेस होता है ना, लोग जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो अपना एक टारगेट कस्टमर ढूंढते हैं। इनका टारगेट कस्टमर है कि ये रिच क्लास को ही टारगेट करते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के टारगेट में ये है ही नहीं। इन्होंने 1998 में अपना काम ये शुरू किया था। फर्स्ट डीलरशिप इन्होंने होंडा की ली थी 1998 से, और तब से लेके अभी तक में इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपैंड कर लिया है। 112 आउटलेट हैं इनके पास पूरे इंडिया में, 32 सिटीज़ में एंड 8 इंडियन स्टेट्स में। ओके, फिनेंशियल्स पे आते हैं, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। टोटल एसेट अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहा है इनका, ठीक है। पहले 1000 करोड़ का था 2019 में, 2020 में वो घट के 830 करोड़ का हुआ, फिर वो थोड़ा सा बढ़ा 887 करोड़ का, फिर वो 2022 में ऑलमोस्ट 1100 करोड़ पे आ गया है। अभी तक में अच्छा खासा इसने एसेट जमा लिया है, 1200 करोड़ का इनके पास अभी के लिए एसेट है एज ऑन 30 जून 2022 के क्वार्टर को लेके। रेवेन्यू इनकी बहुत ही जिगजैग फॉर्म में है, जैसे कि आप देखो 2800 करोड़ का इनका 2019 में रेवेन्यू था, वो घटा 2200 करोड़ पे आया, फिर वो 1900 करोड़ के आसपास आया, अभी वो फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास आ गया। एंड क्वार्टर की बात करें, सिर्फ 30 जून एंडिंग क्वार्टर की बात करें तो 800 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू है। तो इसको अगर हम इंटू 4 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का हम एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 10% का इनका रेवेन्यू में एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ फाइन। बहुत ही ख़राब नहीं है तो बहुत ही अच्छा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो पहले तो वो 2 साल 2019 एंड 2020 में ये लॉस मेकिंग थी, फिर इन्होंने 11 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 66 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया, एंड अभी तक इन्होंने 18 करोड़ का जून क्वार्टर में प्रॉफिट कर लिया है। इसको भी इंटू 4 करना होगा हमें। तो ओवरऑल 10% का ग्रोथ इनके प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है इस साल का, अगर हम एस्टिमेशन लगाएं, एंड रेवेन्यू में भी 10% की ही इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। ये एक फ्लैट, इसको हम फ्लैट बोल सकते हैं कि फ्लैट ग्रोथ है। लेकिन क्योंकि इनका टारगेट कस्टमर प्रीमियम और गाड़ी एक ऐसा सेगमेंट है ना, कि वो ऐसा नहीं है कि एक बार इंसान ने ले लिया तो वो, और वो भी मर्सिडीज़ बेंज और ये सब वो ले रहे हैं,
तो वो उसको हर एक साल में लेते ही रहेंगे, इसमें रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा। आफ्टर सेल्स से इनका ज़्यादा कमाई हो जाता है क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज लगेगी। लेकिन कार एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग 5-6 साल टाल ही लेते हैं, एंड प्रीमियम कस्टमर इनका टारगेट है। तो ऐसा, और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर अपर मिडिल क्लास, इस फॉर्मेट में लोग आते हैं। तो इसी के लिए इनका जो सेल्स भी अगर हम देखेंगे ना, आप RHP में देखोगे तो इनका 5,500 कार इन्होंने बेचे हैं एक क्वार्टर में, इस क्वार्टर में। एंड पूरे साल की अगर हम निकालें तो ऑलमोस्ट 20,000 कार इन्होंने बेचे हैं पूरे साल में, क्योंकि इनका टारगेट कस्टमर प्रीमियम रेंज का है ना। नेट वर्थ इग्नोर कर सकते हैं। टोटल बोरोइंग अगर हम देखें तो घट रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन 2022 आते आते फिर से बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 464 करोड़ का इनका टोटल बोरोइंग है, जो कि ऑलमोस्ट 2019 जितना हो गया। बोरोइंग क्यों होना ख़राब होता है? क्योंकि बोरोइंग्स अगर रहेगी तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट अगर वो देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो अभी इनके पास 464 करोड़ का जो डेट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो प्रॉफिट कम होगी, राइट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं। अभी अगर हम इनका डेट्स देखें तो कल के दिन ये IPO शुरू होने वाली है, 15 दिसंबर तक चलेगी। कट ऑफ प्राइस ही हमें मैटर करता है, वो है 506 पर शेयर का। 552 करोड़ का इनका इशू साइज़ है, जिसमें से 150 करोड़ इनका फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू मतलब 150 करोड़ जो ये लेंगी IPO के थ्रू, उसको वो जो इनके पास जो डेट है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है 464 करोड़ का जो इनका डेट है, उसमें से ये ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास अपना डेट रीपे कर देगी। तो मान के चलते हैं कि इस IPO के बाद इनका जो डेट है वो 365 करोड़ के आसपास आ जाएगा। बाकी का जो अमाउंट है 402 करोड़, ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो सेलिंग प्रमोटर्स हैं जो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, ये पैसे 400 करोड़ उनके पॉकेट में जाने वाले, तो कंपनी की तरफ कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चाहते तो ये कम्प्लीटली इसको कंप्लीट डेट रीपे करने में यूटिलाइज़ कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया है। एंड इन्होंने जो प्राइस रखा है, उसका जो प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम अगर इस 18.14 के प्रॉफिटेबिलिटी को ले तब इनका 28 के आसपास आ रहा है। पर अगर हम पूरे ऐसे इनके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को ले तो इनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये थोड़ा सस्ता में लाते तो हमारे लिए भी कुछ इसमें रिटर्न्स मिलने को बचता, लेकिन अभी एज सच इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। देयर इज़ नथिंग इन द टेबल फॉर इन्वेस्टर्स। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आप इनके RHP में देख सकते हो कि 2022 में इन्होंने 7.5% का दिया है, एंड सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने 8% का डिविडेंड पे किया है। तो अगर ये हो सकता है कि फ्यूचर में भी ये इस तरीके की एक डिविडेंड पेइंग कंपनी बन जाए, तो यहाँ पर डिविडेंड पेइंग कंपनी ये हो सकती है आगे जाके। इनकी कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसके वैल्यूएशन को। पर अगर हम देखें तो हाँ, वैल्यूएशन महंगी ही लग रही है। एंड प्रमोटर की होल्डिंग 44.61% हो जाएगी IPO के बाद, जो कि उतनी हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट अच्छा खासा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक शुड बी विद द प्रमोटर्स एंड नॉट द रिटेलर एंड अदर पार्टीज़, ये चीज़ हमेशा याद रखेगा। तो एटलीस्ट 50% के ऊपर अगर प्रमोटर के पास हो तो उसको हम हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग बोल सकते हैं, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स रहती है। यहाँ पर तो कुछ खास मेजॉरिटी वोटिंग राइट इनके पास नहीं रहेगा आफ्टर दिस IPO, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। लिटिगेशन केसेस भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोर्ट कचहरी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इनका इन्वॉल्व है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनके ऊपर काफ़ी सारे चल रहे हैं, अगर आप इसको एडअप करोगे। टैक्स प्रोसीडिंग्स काफ़ी सारे चल रहे हैं, एंड सिविल लिटिगेशंस भी बहुत सारे कोर्ट कचहरी के केसेस इनके चल रहे हैं। टोटल अमाउंट जो है अप्रॉक्सीमेटली 55 करोड़ का जो अमाउंट है, ये सारी चीज़ें सारे केसेस को मिला के 55 करोड़ का इनके ऊपर केस चल रहा है। तो कल को कोई भी एडवर्स डिसीजन अगर आता है कोर्ट की तरफ से, तो इनके पॉकेट से ये पैसे भी जा सकते हैं। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरफ आता है। ओके, ग्रे मार्केट की बात करें तो कुछ खासा इसमें अभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। 30 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 5 to 6% के रिटर्न्स इसमें मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी तक जो भी चीज़ें हमने देखी, आप भी समझ पा रहे हो कि एज सच इसमें कुछ नहीं है जिसके वजह से हम इसमें बोले कि हाँ गो फॉर इट, वी विल डेफिनेटली अप्लाई, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। पर क्या हो सकता है कि लास्ट डे 15 दिसंबर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमेशा हमें वेट करना चाहिए कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है, तो क्लोजिंग डेट जब होगी तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं।
अभी के लिए मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं है, मान के चलिए कि मैं इसमें नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मेरे इतने हाई चांसेस हैं कि मैं इसमें नहीं अप्लाई कर रही हूँ। अबांस का भी मैंने आपको फाइनल डिसीजन अभी दिया नहीं है, मैं कल दूंगी। एंड द्रोणाचार्य का तो मैंने आपको बता दिया है। एंड जो सोला वाइनयार्ड्स है उसका भी फाइनल डिसीजन मैं आपको लास्ट डेट दे दूँगी, और इसका भी मैं 15 दिसंबर को दूँगी। तो अभी तक जो चांसेस है वो 50-50 के हैं, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसके कितने आगे जाके ग्रोथ हो सकते हैं उस पर भी एक सवाल उठ ही सकता है। तो अभी के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है। कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम, ट्विटर, सारी चीज़ों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।